हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। उर्दू की ये 8वीं क्लास है। हम लोग बीपीएससी स्टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग अगेन 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये प्योर उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और आप लोगों को हर क्लास की शुरुआत में जैसे मैं बोलता हूं कि प्लीज नोटबुक लेकर के बैठें और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप नोट डाउन करते रहें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लास और एग्जाम के ताल्लुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के कर देते हैं। ये आप लोगों के लिए है। अगर सेशन या फिर क्लास बेनिफिट हो, फायदा दे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस अगर करेंगे तो अगली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इक्तबास से स्टार्ट करेंगे। इक्तबास पढ़ने का जो फायदा है वो मैं पिछली क्लासेस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इक्तबास से पता चलता है कि जो एक तो ये है कि अहम अल्फाज के मानी, मुतरादिफात का पता चलता है, उसके बाद मुतजाद, जिद, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इक्तबास होता है वो अगर किसी शायर या किसी राइटर या किसी भी ताल्लुक से हो, अगर वो एग्जाम के रिलेटेड होता है या उस इक्तबास से कोई क्वेश्चन बन सकता है, जो नॉर्मल नस्र में, लिटरेचर में या ग्रामर का कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जब आप नोट डाउन करेंगे तो उसको रिवीजन करने के बाद हो सकता है कि उसी इक्तबास से, उसी लाइन से जो है ना क्वेश्चन भी बन जाए। तो आपका एक तो इक्तबास पढ़ करके ये फायदा होगा कि जितने भी क्वेश्चन इक्तबास से आएंगे वो 100% आप कर पाएंगे। दूसरा ये कर पाएंगे कि उससे कोई अगर क्वेश्चंस आता हो तो उसको आप जो है ना आराम से कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें इक्तबास पढ़ने का फायदा है। तो प्लीज इक्तबास को भी पढ़िए, इक्तबास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहा है उसको भी अच्छे से करिए, और इक्तबास में जो लिटरेचर से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम में कारगर साबित होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इक्तबास से। पहला इक्तबास, प्रेमचंद का असली नाम धम्पत राय था। वो बनारस के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उनके वालिद डाक खाने में मुलाजिम थे। इब्तदाई तालीम गांव में हुई। उर्दू और फारसी की इब्तदाई तालीम के बाद इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए। तालीम का सिलसिला जारी रखा और बीए की डिग्री हासिल की। प्रेमचंद को तालिब इल्मी के जमाने से ही मजामीन लिखने का शौक था। असराए माबिद के नाम से उनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, डबल जो हाईलाइट में कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेमचंद का जो पहला नावल है जो बनारस से एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ, उसका नाम क्या है। या असराए माविद जो नाम प्रेमचंद की जो पहला नावल है वो कहां से शाये होता था, जो एक रिसाले में शाये होता था, वो कहां से शाये होता था, वो बनारस के एक रिसाले से शाये होता था। तो ये सारे जो इस इंपॉर्टेंट लाइन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी वजह से इक्तबास पढ़ना चाहिए। और
इसी वजह से इक्तबास का जो पढ़ने का जो फायदा है वो हमें पता चलता है। और दूसरी बात यह है कि पहला लाइन जो कहता है कि प्रेमचंद का असली नाम धम्पत राय था, तो ये पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, लिटरेचर पोर्शन में, कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था, तो जो सवाल का जवाब होगा वो धम्पत राय होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाद में वो रिसाला जमाना के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद किस रिसाले के लिए पाबंदी के साथ मज़ामीन और अफसाने लिखते थे, तो जमाना के लिए लिखते थे। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि 1908 में प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ कौन सा पहला मजमुआ है, जो प्रेमचंद का वो कौन सा पहला मजमुआ है, कहानियों का पहला मजमुआ है जो 1908 में शाये हुआ। तो सोज़े वतन हो सकता है, या बोला जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन किस साल शाये हुआ, तो 1908 में शाये हुआ। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। अच्छा, ये शाये हुआ जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया। ये पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन, या फिर प्रेमचंद की वो कौन सा मजमुआ है, प्रेमचंद की कहानियों का वो कौन सा मजमुआ है जिसे हुकूमत ने जब्त कर लिया था, तो सोज़े वतन। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। मुल्क की आजादी की तहरीक फैल रही थी। प्रेमचंद भी गांधी जी की शख्सियत से मुतासिर था। 1921 ईस्वी में सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। वो कलम के सिपाही बन गए और अपनी तहरीरों को आजादी और कौमी तामीर के मकासद के लिए वक्फ कर दिया। दोस्तों, ये था इख्तिबास, हमने पढ़ लिया। हमने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो नोट डाउन करने के लायक है, या फिर जिसे जो याद रखने के काबिल है, वो भी हमने हाईलाइट करे हैं। उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे के लिए आपके लिए आसानी हो। अगर उससे क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको आसानी से उसका जवाब दे सके। दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे इस इक्तिबास से। पहला क्वेश्चन, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? नवाब राय, प्रेमचंद, धम्पत राय। तो हमने पढ़ा कि प्रेमचंद का जो असली नाम था वो धम्पत राय, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 1908 ईस्वी में प्रेमचंद के किस कहानी के मजमुआ को हुकूमत ने जब्त कर लिया? सोज़े वतन, वारदात, ज़ादेरा। ये सोज़े वतन प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ है, और इसी मजमुए को 1908 ईस्वी में हुकूमत ने जब्त कर लिया था, और 1908 ईस्वी में ही यह शाये हुआ था। देखते हैं, ये 1908 ईस्वी में ही कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिसे हुकूमत ने शाये होती ही जो ना उसी साल हुकूमत ने जब्त कर लिया। तो इस वजह से सोज़े वतन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजिमत से कब इस्तीफा दे दिया? 1908 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। हमने क्या पढ़ा लास्ट में? 1921 ईस्वी में सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। तो 1921 ईस्वी का जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस रिसाले में प्रेमचंद के मज़ामीन पाबंदी से शाये हुआ करते थे? किस रिसाले में? उर्दू मुअल्ला, ये खुतूत का मजमुआ है गालिब का, खुतूत का मजमुआ गालिब का। तो ये रिसाला नहीं है। अदबी दुनिया, ये एक रिसाला है। जमाना, ये भी एक रिसाला है। तो दोस्तों, प्रेमचंद
जिस रिसाले के लिए पाबंदी से अपना मजामिन लिखा करते थे। यहाँ पे जैसे हम पढ़ेंगे, प्रेमचंद को तालिब इल्मी के जमाने से मजामिन लिखने का शौक था। असर माबिद के नाम से उनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाये होना शुरू हुआ। वो बाद में वो रिसाला जमाना के लिए पाबंदी से मजामिन और अफसाने लिखने लगे। तो प्रेमचंद के मजामिन और अफसाने पाबंदी के साथ जो जिस रिसाले में शाये होता था वो जमाना है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद किसकी शख्सियत से मुतासिर थे? गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय। तो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा कि जो हमारे देश की आजादी के वक्त उन्होंने देखा कि गांधी जी बहुत ही ज्यादा सक्रिय है आजादी के लिए। जैसे हमने पढ़ा कि मुल्क की आजादी की तहरीक फैल रही थी, प्रेमचंद भी गांधी जी की शख्सियत से मुतासिर थे। तो गांधी जी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गांधी जी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये दूसरा इक्तबास है। हम इक्तबास को सबसे पहले पढ़ेंगे, या इक्तबास से पहले आप क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस लाइन से है, आपको उसका जवाब आता रहेगा। तो अगर अब दूसरा जो इक्तबास है, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने सरकारी मुलाजमत कब इख्तियार की? सरकारी मुलाजमत कब इख्तियार की, ये एक क्वेश्चन है। सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की? किस शहर, ये क्वेश्चन है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया? उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापसी पर कौन सा रिसाला जारी किया? तो ये 5 क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इक्तबास को। सर सैयद अहमद खान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। सैयद अहमद ने अपने जमाने के अहले कमाल से फैज हासिल किया। अहले कमाल का मतलब यह है कि सक्सेसफुल लोग। 1839 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की। 1829 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की। जो क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान सरकारी मुलाजिमत कब इख्तियार की? अच्छा, एक चीज और, यहां पे सरकारी मुलाजिम है, यहां पे अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की। अब चलते हैं, कहीं अगर सरकारी मुलाजिमत है का जिक्र हो तो वो सही होगा। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में उनकी तकर्रुरी हुई। 1862 ईस्वी में जब वो गाजीपुर में थे, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। अच्छा, 1862 ईस्वी में जब वो गाजीपुर में थे तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया? बनारस, गाजीपुर, अलीगढ़। जब गाजीपुर में थे तब वो साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इक्तबास में यह है कि इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ उलूम, खासकर साइंसी उलूम को फरोग देना था। 1869 में सर सैयद अहमद खान 1 साल के लिए इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने अंग्रेजों के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। अच्छा, इंग्लिस्तान से वापस आकर कौन सा रिसाला जारी किया? तो तहजीबुल अखलाक। और इंग्लिस्तान कब गए? 1869 ईस्वी में गए, 1 साल के लिए। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, चलते हैं उसको देख लेते हैं कि सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए? तो 1869 में गए। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्कूल कब किया? ये अभी नहीं आया है। सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापसी पर कौन सा रिसाला जारी किया? फिक्रो नजर, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, तहजीबुल अखलाक। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तहजीबुल अखलाक रिसाला उन्होंने जारी किया था। अब चलते हैं वापस फिर इक्तबास में।
इससे उर्दू में मजमून निगारी को बहुत तरक्की मिली। किससे? तहजीबुल अखलाक से। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में एक स्कूल कायम किया। अच्छा, अलीगढ़ में एक स्कूल कायम करने के बारे में भी एक क्वेश्चन है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया। कब किया? 1876 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में। ये स्कूल 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया इदारा बन गया। तो स्कूल जो कायम हुआ वो 1875 में हुआ था और यही स्कूल बदल करके मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज बन गया था 1878 में। तो जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अलीगढ़ में स्कूल कब कायम हुआ था। तो जो सही ऑप्शन है या सही जवाब है वो 1875 ईस्वी है। 1878 में वही स्कूल मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज हो गया था, वही स्कूल। तो ये सवाल के एतबार से ये गलत जवाब है। 1876 ये भी गलत है, 1879 ये भी गलत है। जब ए बी सी जब गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों हमने 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग हमें करना है वो सैयद अहमद खान ने सरकारी मुलाजिमत कब इख्तियार की। अब वापस चलते हैं। यूनिवर्सिटी के शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया इदारा बन गया। तो सरकारी और यहाँ पे अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत के अलावा कोई दूसरी मुलाजिमत यहाँ पर मेंशन नहीं है या फिर जिक्र नहीं है। तो इसी वजह से हम ये समझेंगे कि अंग्रेजी सरकार की जो मुलाजिमत है वही सरकारी मुलाजिमत है। तो इस यहीं से वो क्वेश्चन बना है। तो 1839 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की, 1839। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है 1840, 1838 ईस्वी, 1839 ईस्वी, इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1839 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार की मुलाजिमत इख्तियार की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे इख्तिबास पे। तीसरे इख्तिबास कहता है कि अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद में अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद पटना। अली मोहम्मद शाद एक नाम हो गया, अली मोहम्मद शाद एक नाम हो गया जो अजीमाबाद पटना में पैदा हुए। घर पर अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेजी भी पढ़ी। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का भी मुताला किया। नस्र व नज्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ अपनी यादगार छोड़ी हैं। शाद की गजलों का दीवान उनकी वफात के बाद 1938 ईस्वी में नगमे इल्हाम के नाम से शाया हुआ। शाद अजीमाबादी के बारे में अगर क्वेश्चन आए कि उनकी जो गजलों उनकी शाद अजीमाबादी की जो गजलों का दीवान है वो कब शाया हुआ, उसकी वफात के बाद। यह भी पूछा जा सकता है कि कब शाया हुआ, वफात के बाद या वफात से पहले, ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। या कब शाया हुआ, ये ईस्वी भी आ सकता है कि 1938 में या 1940 में, 1941 में, ऐसे भी आ सकता है। या फिर शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान का नाम क्या है, तो ये भी आ सकता है नगमे इल्हाम। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि इक्तबास पढ़ने का जो फायदा है वो ये है कि लिटरेचर से रिलेटेड वो इक्तबास होते हैं और लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, अलग से 35 क्वेश्चंस, इक्तबास के अलावा जो 35 क्वेश्चंस बनते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी वजह से इक्तबास पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है। आगे चलते हैं। बाद में उनकी खुदनविश्त और मुतअद्दिद मजमूए मंजर आम पर आए। शाद ने मसनवी, गजल, कसीदा, मरसिया और दूसरी असनाफ सुखन में तबाह आजमाई की, लेकिन उनकी शोहरत का असल बायस उनकी सादा, मुतरन्नम और शीरी गजलें हैं। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? मोहम्मद अली,
सैयद मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, अली मोहम्मद, अली मोहम्मद शाद। तो असल नाम अली मोहम्मद है। मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अली, अली मोहम्मद। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अली मोहम्मद ही जो ना शाद अजीम आबादी का असल नाम है। आगे बढ़ते हैं। जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज झेल जुमले मुकम्मल कीजिए। घर पर अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक घर पर अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेजी भी पढ़ी। तो ऑप्शन अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तो क्या अंग्रेजी भी पढ़ी। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शाद अजीम आबादी ने उलूम इस्लामी के साथ साथ और किन मजहबी किताबों का मुताला किया? ईसाई, पारसी, हिंदी। अच्छा, वापस चलते हैं। उलूम इस्लामी की तहसील के साथ उन्होंने ईसाइयों की भी किताबें पढ़ी, पारसियों की भी किताबें पढ़ी, हिंदुओं की भी किताबें पढ़ी। ईसाई, पारसी, हिंदू। ईसाइयों की भी किताबें पढ़ी, ये भी सही है। पारसियों की भी किताबें पढ़ी, ये भी सही है। हिंदुओं की किताबें पढ़ी, ये भी सही है। जब ए बी सी या एक से ज्यादा सही हो तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वजह से डी ही सही ऑप्शन होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, शाद अजीम आबादी की गजलों के दीवान का नाम क्या है? ठीक है, गुल नगमा, नगमा इल्हाम, शोला व शबनम। तो दोस्तों बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नगमा इल्हाम शाद अजीम आबादी की गजलों का दीवान है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। शाद अजीम आबादी की शोहरत का बाइस उनकी सादा, मुतरन्नम और क्या है? शीरी गजलें, नज़में, मसनवियां। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, शीरी गजलें हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा इक्तबास देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जबान के शोबा के सदर डॉक्टर जॉन किलक्रिस्ट को अंग्रेजी अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए आसान उर्दू में लिखी किताबें दरकार थी। उन्होंने मीर अमन से फारसी के मशहूर किस्से चहार दरवेश को आसान उर्दू में तर्जुमा करने को कहा। मीर अमन ने यह काम 1801 ईस्वी में शुरू किया और 1802 ईस्वी में बागो बहार के नाम से मुकम्मल कर दिया। बागो बहार एक ऐसा नॉवेल है। अच्छा, इस किताब में रोजमर्रा की जबान इस्तेमाल की गई जो आवाम में राइज थी। बागो बहार में दिल्ली के रस्म व रिवाज, लिबास, मशागिल, सरगर्मियां वगैरह का निहायत खुश उसलूबी से बयान हुआ है। उर्दू की नसरी दास्तान में इसे जबानों बयान के एतबार से गैर मामूली मकबूलियत हासिल है। दुनिया की कई जबानों में इसके तर्जुमे हुए। गारसा दतासी इस किताब का बड़ा शायदाई था। उसने अपने कई खुतबात में बाग बहार की खूबियों का जिक्र किया है। तो दोस्तों इस इक्तबास में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जबान के शोबे के सदर जो थे वो जॉन किलक्रिस्ट थे और ये अंग्रेजी अफसरों को उर्दू सिखाना चाहते थे। इस वजह से आसान उर्दू में लिखी कुछ किताबें दरकार थी। मीर अमन को उन्होंने कहा कि फारसी के जो मशहूर किस्से हैं, किस्से चार दरवेश की उसमें किस्से हैं, को आसान उर्दू में तर्जुमा करने को कहा। तो मीर अमन ने यह काम 1801 में इस काम को की शुरुआत जो है ना 1801 में की और 1802 में इसको बागो बहार के नाम से मुकम्मल कर दिया। बागो बहार दास्तान है मीर अमन की दास्तान है ये। इस किताब में रोजमर्रा की जबान इस्तेमाल की गई जो आवाम में राइज है। बागो बहार में दिल्ली के रस्म रिवाज, लिबास, मशागिल वगैरह का निहायत खुश उसलूबी से बयान हुआ है। उर्दू की नसरी जबान में इसे जबान और बयान के एतबार से गैर मामूली मकबूलियत हासिल है।
तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं अभी इसको हाईलाइट कर रहा हूं, वो आप नोट डाउन करते जाएं कि मीर अमन की ये किताब है। इन्होंने फारसी के मशहूर किस्से किस्से चार दरवेश को को आसान उर्दू में तर्जुमा किया था और उसे बागो बहार का नाम दिया था। ये उर्दू की एक शाहकार दास्तान है और ये मीर अमन की किताब जब तर्जुमा हो गया, तर्जुमा क्योंकि मीर अमन ने किया है इसी वजह से बागो बहार मीर अमन की है। किस्से चार दरवेश फारसी में है, किसी और की लिखी हुई किताब है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जबानों के शोबे के सदर कौन थे? मीर अमन, जॉन गिलक्रिस्ट, गारसा दतासी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जॉन गिलक्रिस्ट ही फोर्ट विलियम कॉलेज के में हिंदुस्तानी जबानों के शोबे के सदर थे। अगला क्वेश्चन, मीर अमन ने किस फारसी किस्से को आसान उर्दू में तर्जुमा किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वीवीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया लिटरेचर पोर्शन में भी। ये तो इक्तबास में हम लोग पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास आपके सामने इक्तबास भी नहीं होगा और ये क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, मीर अमन किस फारसी किस्से को आसान उर्दू में तर्जुमा किया था? गुल बकावली, हातिम ताई, किस्से चार दरवेश। तो इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। मीर अमन ने किस्से चार दरवेश को जो फारसी किस्सा है उसको आसान उर्दू में तर्जुमा करके बागो बहार का नाम दिया था, बागो बहार का नाम दिया था, बागो बहार के नाम से। और बागो बहार उर्दू की एक शाहकार दास्तान। अगला क्वेश्चन, बागो बहार में दिल्ली में किस तरह का बयान खुश उसलूबी से हुआ है? रस्म रिवाज, लिबास, मशागिल। रस्म रिवाज भी है, लिबास भी है, मशागिल है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गारसा दतासी ने अपने खुतबात में किस किताब की खूबियों का जिक्र किया? किस्से चार दरवेश, बागो बहार, रानी केतकी की कहानी। तो दोस्तों मीर अमन के तर्जुमे के बाद गारसा दतासी जो अंग्रेजी राइटर थे, उन्होंने बागो बहार की जो खूबियां हैं वो अपनी खुतबात में जिक्र किया करते थे। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मीर अमन ने बागो बहार कब मुकम्मल किया? 1801 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। जो मीर अमन ने बागो बहार की जो शुरुआत है यानी किस्से चार दरवेश को तर्जुमा करने की जो शुरुआत है वो 1801 ईस्वी में शुरू किया था। 1801 में शुरू किया था और 1802 में मुकम्मल किया था। 1802 में मुकम्मल किया था। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जी हां, 1801 में शुरू किया और 1802 में बागो बहार के नाम से मुकम्मल कर दिया। 1801 1801 नहीं हो सकता, 1803 नहीं हो सकता, 1804 नहीं हो। सवाल के एतबार से 1801 ईस्वी गलत ऑप्शन है। जब ए बी सी गलत हो तो डी भी गलत होगा, इस वजह से ई इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला इक्तबास है, लास्ट इक्तबास आज का। इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कई सवालों में पूछा गया है कि इकबाल कहां पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन से फारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। दोस्तों अगर दीनी उलूम के जो उस्ताद, दिली उलूम के उस्ताद से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए इकबाल के बारे में कि इकबाल के दीनी उलूम के जो उस्ताद थे वो कौन थे, तो मौलवी मीर हसन थे। एक चीज और याद रखिएगा कि इकबाल को सर का खिताब मिला था और मीर हसन को भी, मीर हसन जो मौलवी मीर हसन थे उनके उस्ताद थे, उसे शमसुल उलमा, उलमा का खिताब मिला था। ये दोनों अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ खिताब, सरकार का दिया हुआ खिताब है।
जब इकबाल को सर का खिताब अंग्रेजी सरकार दे रही थी तो इकबाल ने शर्त रख दिया कि अगर आप मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब देते हैं या देंगे, तभी मैं सर का खिताब स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, कबूल करूंगा। तो सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया और उसके बाद इकबाल ने सर का खिताब एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। तो सर और शमसुल उलमा ये दोनों खिताब है अंग्रेजी सरकार का दिया हुआ। सर इकबाल का खिताब है, मीर हसन जो ना शमसुल उलमा मीर हसन का, जो मौलवी मीर हसन थे, इकबाल के उस्ताद थे, उसका खिताब है। आगे बढ़ते हैं। सियालकोट में ही एक अंग्रेजी स्कूल से इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। स्केच मिशन स्कूल से FA किया। FA जो है ना, हो सकता है इब्तिदाई तालीम का नाम हो उस वक्त। लाहौर में आला तालीम पाई। इब्तिदाई तालीम के जमाने में ही शेर कहने लगे थे। उस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था। यह भी पूछा जा सकता है कि इकबाल जब पैदा हुए तो उस वक्त किस शायर का डंका बज रहा था। इब्तिदा में इकबाल ने खतो किताबत के जरिए उनसे इस्लाह ली। इकबाल का जो उस्ताद है दाग भी है, क्योंकि उनसे खत और किताबत के जरिए उनसे इस्लाह ली। लाहौर ही में तालीम के दौरान प्रोफेसर अर्नोल्ड से फलसफे की तालीम हासिल की। यह भी पूछा जा सकता है कि तालीम के दौरान किस उस्ताद से जो ना इकबाल ने फलसफे की तालीम ली, तो वो प्रोफेसर अर्नोल्ड। प्रोफेसर अर्नोल्ड इंग्लैंड चले गए तो उनके इसरार पे इकबाल ने 1905 ईस्वी में यूरोप का सफर किया। वहां फलसफे में मजीद महारत पैदा की और फारसी अदब का मुताला भी जारी किया। उसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्टरी का इम्तिहान पास किया। 1908 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए और सरिश्ते तालीम से वाबस्ता हो गए। सरिश्ते तालीम से वाबस्ता हो गए। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इकबाल कहां पैदा हुए? लाहौर, सियालकोट, अमृतसर। तो दोस्तों बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सियालकोट में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन, इकबाल लंदन से हिंदुस्तान कब वापस आए? अब चलते हैं, लंदन से हिंदुस्तान कब वापस आए? 1908 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए और सरिश्ते तालीम से, क्योंकि लंदन वापस आकर बैरिस्टरी का इम्तिहान पास किया। यानी इंग्लिस्तान गए, इंग्लिस्तान में लंदन गए जहां बैरिस्टरी का इम्तिहान पास किया। 1905 में यूरोप का सफर किया था। यूरोप जाकर के लंदन वापस आकर के जिन्होंने बैरिस्टरी का इम्तिहान पास किया और 1908 में वापस आए। 1905 में गए थे, 1908 में वापस आए। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बार लंदन से हिंदुस्तान कब वापस आए? 1905 में, 5 में गए थे, यूरोप गए थे। ये 1905 में यूरोप गए थे, यूरोप गए थे। 1909 गलत है। क्वेश्चन के एतबार से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। 1908 ईस्वी में वापस आए, 1908 ईस्वी में वापस आए थे, तो इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकबाल ने फलसफे की तालीम किस उस्ताद से हासिल की थी? प्रोफेसर अर्नोल्ड, मौलवी मीर हसन, दाग देलवी। मीर हसन से जो ना अपनी इब्तिदाई तालीम और मजहबी तालीम जो है ना मीर हसन से लिया था। शमसुल उलमा मीर हसन से फारसी, अरबी और दीनी उलूम, फारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की थी। फारसी कौन सा है? फारसी, अरबी और दीनी उलूम। फारसी, अरबी और दीनी उलूम। मीर हसन से, मौलवी मीर हसन से लिया। दाग देहलवी से खत्तो किताबत की इस्लाह ली। मत में इस्लाह ली। तो दाग भी उस्ताद थे, प्रोफेसर अर्नोल्ड भी उस्ताद थे और फलसफे की तालीम प्रोफेसर अर्नोल्ड से ही ली थी। इस वजह से प्रोफेसर अर्नोल्ड ही जो है ना करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। अच्छा, जालंधर में उन्होंने अंग्रेजी स्कूल से एंट्रेंस पास किया। जालंधर में तो पैदा नहीं हुए थे, लाहौर में भी पैदा नहीं हुए, सियालकोट में ही, सियालकोट
ही में एक अंग्रेजी स्कूल से इंट्रेंस पास किया था। अच्छा, इसको कंफर्म कर लेते हैं इक्तबास में जाकर के। दोस्तों, सियालकोट ही में एक अंग्रेजी स्कूल से इंट्रेंस पास किया था। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन से दीनी उलूम के अलावा और कौन सी उलूम जो है ना कौन सी तालीम हासिल की थी? अरबी भी और फारसी। जिससे फारसी और अरबी, दीनी उलूम के अलावा फारसी और अरबी दोनों हासिल किया था। फारसी और अरबी की तालीम दोनों हासिल किया। जब एक से ज्यादा सही हो जाए, सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया, उसे क्या कहा जा सकता है? दोस्तों, अब ये आ गया नॉर्मल जो हमारा ग्रामर का जो पोर्शन है, उससे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हमारा इक्तबास का इख्तिताम हो गया। इख्तिताम हो गया, ग्रामर अब शुरू हो गया। दोस्तों, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 2-3 बार मैं ऑलरेडी करा चुका हूं पिछले क्लासेस में। तो प्लीज हर क्लास को देखते रहिए ताकि आपको याद रहे कि ये किसकी तारीफ है, किसे बोलते हैं। किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से अगर मशहूर हो गया तो उसे क्या कहते हैं? लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत। तो दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। ये इसमें खास की किस्में हैं। कुन्नियत, लक़ब, खिताब। कुन्नियत कहते हैं वो नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो, कुन्नियत है। वो नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो जाए, वो कुन्नियत है। जैसे इब्ने मरियम, माँ के ताल्लुक से ये नाम मशहूर है। बिनते ज़ैनब, अबुल कासिम, उम्मे कुलसुम, अबू हुरैरा, ऐसे नामों के पहले उम्मुमन इब्न, बिन्त, अबू, होता है, जिससे रिश्ते जाहिर होते हैं। जिससे रिश्ते जाहिर होते हैं वो कुन्नियत होता है। और ज्यादातर जो रिश्ते होते हैं हमारे इस्लाम में, बल्कि ये जो नाम है ज्यादातर इस्लामिक नाम होते हैं, वो अपने बाप के तरफ ही ज्यादा मंसूब होते हैं। बहुत ही कम जो है ना माँ की तरफ मंसूब होता है। लेकिन बिन्त जो होता है वो माँ की तरफ भी होता है। इब्न, जैसे इब्न मरियम, ये माँ की तरफ मंसूब है। बिनते ज़ैनब, ये भी जो ना माँ की तरफ मंसूब है। लेकिन उसके अलावा अबुल कासिम, उम्मे कुलसुम, ये कुलसुम जो है ना ये बेटे के तरफ या बेटी की तरफ मंसूब है। अबू हुरैरा जैसे बाप की तरफ जो है ना मंसूब होता है। तो ज्यादातर माँ बाप की तरफ मंसूब होता है, उसे कुन्नियत बोलते हैं। कुन्नियत की तारीफ हमने पढ़ लिया। लक़ब किसे बोलते हैं? वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए, उसे लक़ब कहते हैं। जो किसी खूबी या बुराई की वजह से आवाम की तरफ से दिया गया नाम, जैसे रुस्तम हिंद, मलिका तरन्नुम, बुलबुल हिंद, बाबाए उर्दू, मोहसिनुल मलिक, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्ला, अबू जहल। जैसे किसी की खूबी या बुराई की बिना पर आवाम की तरफ से दिया गया नाम हो, उसे लक़ब कहते हैं। खिताब किसको कहते हैं? बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं वो खिताब है। जैसे सर, इकबाल का खिताब है सर। अच्छा, मीर हसन, मौलवी मीर हसन, मौलवी मीर हसन, मौलवी मीर हसन जो शमसुल उलमा, शमसुल उलमा जो खिताब है इकबाल का सर, और मौलवी मीर हसन का जो शमसुल उलमा है वो सरकारी, अंग्रेजी सरकार की तरफ से दिया हुआ खिताब है। तो
बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो दिया हुआ जो एजाजी नाम दिए जाते हैं वो खिताब कहलाता है। आगे देखते हैं, ये दो और अकसाम है इस मारिफा के। उर्फ, असल नाम के अलावा किसी तरह की इज्जत या प्यार से किसी तरह की प्यार से जो नाम रख दिया जाए, इज्जत या प्यार से जो नाम रख दिया जाए, ये पता नहीं पढ़ा नहीं जा रहा है, तो हम पढ़ लेंगे असल नाम के अलावा किसी तरह की के प्यार से जो नाम दिया जाए या असल नाम के मुख्तसर शक्ल हो, उसे उर्फ कहते हैं। असल नाम का मुख्तसर शक्ल या फिर किसी प्यार से दिया गया कोई नाम हो तो उसे उर्फ कहते हैं। जैसे चुन्नू मुन्नू हम लोग आपस में कहते हैं, या फिर अगर किसी नाम का जो छोटा सा शक्ल हो, जैसे फखरुद्दीन को फखरू बोल देते हैं, शमसुल हक को शमसू बोल देते हैं, ये असली नाम का जो मुख्तसर शक्ल है ये भी उर्फ है। और प्यार से कोई नाम अगर दिया जाए जैसे कुल्लू, चुन्नू, गुड़िया, पप्पू, शुब्बू, तो ये सब जो है ना उर्फ कहलाता है। तखल्लुस किसको कहते हैं? शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है जिसे वो अपना कलाम में इस्तेमाल करता है। आमतौर से अवाम शोरा को इसके तखल्लुस से ही जानते हैं और पहचानते हैं। मसलन गालिब, हाली, कभी कभी असली नाम ही जो ना तखल्लुस में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी तखल्लुस ही होता है। तो शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? तो तखल्लुस कहते हैं शायर का इस्तेमाल किया हुआ नाम जो वो अपने शायरी में इस्तेमाल करता है वो तखल्लुस है। कुन्यत, अपने माँ बाप या बेटे के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुन्यत बोलते हैं। माँ बाप की तरफ मंसूब करके जो नाम मशहूर हो जाए वो कुन्यत है। लक़ब कहते हैं जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो जाए वो लक़ब है। इस वजह से ये इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाता है? लक़ब, लक़ब अभी हमने पढ़ा, वो नाम जो किसी की खूबी या बुराई की वजह से मशहूर हो जाए वो लक़ब है। किसी की खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया हुआ नाम। तखल्लुस, शायर का इस्तेमाल किया हुआ नाम जो वो अपने शायरी में करता है। जमीर, जमीर कहते हैं ग्रामर की इस्तिलाह में वो इसमें जमीर जो किसी नाम की जगह पर, किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल हो जाए वो जमीर कहलाते हैं। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है। लक़ब तो कोई नाम है, कुन्यत भी कोई नाम है, किसी काम का करना या होना वो फेल से समझ में आता है। इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल में से कौन सा लफ्ज ऐश का मुतरादिफ है? ऐश एक लफ्ज है, उसका मुतरादिफ क्या है? सुकून, ठाठ तो नहीं है, आराम। सुकून जो ना ये ऐश का जो मीनिंग है उससे बहुत ही करीब है, बल्कि ये भी मुतरादिफ है, करीब है, करीबी मानो। सुकून भी ऐश के मुतरादिफ हो सकते हैं या है ऐश, क्योंकि ऐश में जो मीनिंग है वो सुकून में है, लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है ऐशो आराम, ऐसे इस्तेमाल होता है, ऐशो आराम इस्तेमाल होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अल्फाज जो माने में एक दूसरे की जिद हो क्या कहलाता है? बेवजन, मुतरादिफ, मुतजाद। एक दूसरे की जिद, मुतरादिफ तो एक दूसरे के हम माना हो। बेवजन कहते हैं, वजन किसको कहते हैं? इसमें जो एक नीचे का जो लाइन है, दो कलमों के हरकतों सुकून में बराबर होने को वजन कहते हैं। दो कलमों के जो हरकतों सुकून में जो बराबरी है, दो कलमों के जो हरकतों सुकून में जो बराबरी है, उसको वजन कहते हैं। यहां पे बेवजन का मतलब यह है कि दो कलमों के जो हरकतों सुकून है उसमें बराबरी ना हो। तो ये किसी की जिद कैसे हो सकती है? तो इसमें से बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मुतरादिफ हम माना, जिद तो नहीं है, इसमें से बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मुतजाद, एक दूसरे की जिद जो है, दो अल्फाज में जो जिद होती है वो मुतजाद कहलाता है। इस वजह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक करते रहें, वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन VVI, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बताता हूं, तो उसको जो है ना आप नोट डाउन करते रहें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।